इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब अपने जो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में वैसे मैंने जाते जाते या लास्ट वीडियो लेक्चर के लास्ट में एंडिंग में हम लोगों ने एक बॉक्स रूल डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन भरने का। ठीक है, 1s, ठीक है, 2s, 2p, उसके बाद 3s, 3p और उसके बाद 4s, उसके बाद जो है हम लोग 3D वगैरह में इस टाइप से बॉक्स डायग्राम बनाते हुए इलेक्ट्रॉन भरे थे। ठीक है, तो मान लो अब मैं आप लोगों को आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को दूं। ठीक है, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़े मुझे, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं Z बराबर 26। ठीक, तो अगर मुझे बॉक्स डायग्राम में अगर 26 इलेक्ट्रॉन को भरना है, ठीक है, तो कैसे भरेंगे देख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1s2, ठीक है, ये हो गया आपका 2s2, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया आपका 2p6, फिर है ये आपका 3s2, ये हो गया आपका 3p6। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 6 18। ठीक है, 18 के बाद इसमें 2 भर देता हूँ तो ये हो गए अपने पास 20। ठीक है, अब अपने पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या करें? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बाद में पेयरिंग करेंगे तो ये हो गया आपके पास 3d6। ठीक है, तो अब इधर ध्यान दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। ठीक है, बॉक्स डायग्राम फॉर्म में। लेकिन अब एक बात देखिए आप, ठीक है, अगर यहाँ तो चलो मेरे को आयरन 26 में 26 इलेक्ट्रॉन ही भरने थे, अब कल को 80 इलेक्ट्रॉन 110 इलेक्ट्रॉन 112 इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हो तो ऐसे बॉक्स डायग्राम हमारे लिए कितना प्रॉब्लम या कष्टदायक हो जाएगा वो आप फील कर सकते हो, कितने बॉक्स बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन कंडेंस फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन कंडेंस फॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को जो चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ को एज इट इज़ दिमाग में फोटो टाइप छाप लेनी है। ठीक है, मैं अपने क्लास में बच्चों को बार बार बोर्ड पे बुला के वो चीज़ बार बार बच्चों से उतरवाता हूँ। आप लोगों को भी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि वो चीज़ आपको फोटो टाइप दिमाग में छप जाए। कौन सी चीज़? आप लोग देखिए, ठीक है, केमिस्ट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैटर करते हैं। ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन उतना मैटर नहीं करते। पूरी केमिस्ट्री का जो मेन पार्ट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, उनका रिएक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर इसमें जैसे अपने चलें, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये किसका कन्फिग्रेशन है? एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन आर्गन के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस पार्ट को अगर हम लोग केवल आर्गन लिख के छोड़ दें, ठीक है, इतने पार्ट को पूरा नाम लिख करके हम लोग सिंपली क्या लिख के छोड़ दें? आर्गन लिख के छोड़ दें, तो ये अपना काम हो गया कि आर्गन तक हमने दिखा दिया, क्योंकि हमें बार वाले इलेक्ट्रॉन को दिखाना मेन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाना मेन होता है। ठीक है, तो आर्गन दिखाए, आर्गन के बाद आप केवल 2 बॉक्स दिखाओ। ठीक है, 4s2 और 3d6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन को हम डायरेक्ट बॉक्स ना दिखा करके आर्गन दिखा के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से अपने जो इतने सारे बॉक्स बनाने का जो झंझट है वो खत्म हो गया, क्योंकि अपने को इन इलेक्ट्रॉन से वैसे भी ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मतलब रहता है। तो कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना क्या है? ठीक है, उस एटॉमिक नंबर तक जो सबसे लास्ट आया है नोबल गैस, उस नोबल गैस के बाद से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ का आइडिया होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है? पहले तो ये उतार लीजिए, अपना देख लीजिए। ठीक है, कि कंडेंस फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक साइड करते हुए, नोबल गैस वाले पार्ट को एक साइड करके बाहर केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाए। ठीक है, अब उसको देखते हैं। हाँ भाई, तो इसके लिए आप लोगों को पहले तो जो नोबल गैस या इनर्ट गैस वाला ग्रुप है वो ग्रुप याद होना चाहिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ठीक है, हे नानी आराम कर ले जिंदा रहेगी। ठीक है, इसको याद रखना है, हे नानी लिख लेना, हे नानी आराम कर ले जिंदा रहेगी। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ठीक है, अच्छा, पीरियोडिक टेबल की सबसे खासियत मैंने बोली थी कि हमेशा एस से स्टार्ट होगा और पी पे ख़त्म होगा। ठीक है, जैसे 1s में तो ठीक है, फर्स्ट
जो पीरियड है उसमें तो एस ही होता है, पी होता ही नहीं है, ठीक है। 1s के बाद अगर अपने बात करें, ठीक है, तो 1s के बाद जैसे एनर्जी ऑर्डर लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, 1s फिर कौन आएगा 2s, 2s के बाद आएगा 2p, फिर आएगा 3s, 3s के बाद आएगा 3p, फिर आएगा आपके पास 4s, फिर आएगा आपके पास 3d, फिर आएगा 4p, फिर आएगा आपके पास 5s, ठीक है 5s, फिर आएगा 4d, फिर आएगा 5p, ठीक है, फिर आएगा आपके पास 6s, 6s के बाद बेचारा 4f, ठीक है 6s 4f, ठीक है 5d 6p, फाइनली 7s 5f 6d और 7p। अब आती है कि कोई भी पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, कोई भी का क्या मतलब, पीरियोडिक टेबल जो है वो p पे ख़त्म होती है, s से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ p पे ख़त्म हुआ, s से स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट ग्रुप ख़त्म हुआ, फर्स्ट पीरियड सॉरी, ये सेकंड पीरियड ख़त्म हुआ, यहाँ से थर्ड पीरियड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे थर्ड पीरियड ख़त्म हुआ तो यहाँ से फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फोर्थ पीरियड ख़त्म हुआ तो फिफ्थ स्टार्ट हुआ, फिफ्थ यहाँ ख़त्म हुआ तो यहाँ से सिक्स्थ स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बात यह है कि हीलियम जो है वो कौन से पीरियड पे ख़त्म हुआ, फर्स्ट पे। अब फर्स्ट पे ख़त्म हुआ तो उसके बाद कौन कौन से आएंगे, 2s एंड 2p आएगा, ठीक है। हीलियम फर्स्ट पीरियड पे ख़त्म हो गया तो सेकंड से स्टार्ट होगा, 2s आएगा और 2p आएगा। नियॉन के केस में क्या होगा, नियॉन के केस में किस पे ख़त्म हुआ, सेकंड पीरियड पे, तो शुरुआत होगी 3s से, 3s के बाद एनर्जी ऑर्डर में आता 3p, ठीक है। और जब थर्ड पीरियड ख़त्म हो गया आर्गन पे तो आगे कौन आएगा 4s, ठीक है। थर्ड पीरियड ख़त्म होगा तो 4s आएगा, 4s के बाद आप लोगों को पता है एनर्जी ऑर्डर में 3d आता है, 3d के बाद कौन आता है 4p आता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आकर ख़त्म हुआ क्रिप्टॉन, हीलियम फर्स्ट पीरियड, नियॉन सेकंड पीरियड, आर्गन थर्ड पीरियड, क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड, ठीक है। फोर्थ पीरियड पे ख़त्म हुआ तो कौन आएगा 5s, 5s के बाद कौन आएगा 4d, 4d के बाद आएगा आप लोगों के पास 5p, ठीक है। अच्छा, जीनॉन कौन से पीरियड पे ख़त्म हुआ, ये ठीक है, ऐसे अपनी उंगलियों पे याद रखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, पाँचवें पे ख़त्म हुआ है, छठे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो छठे से स्टार्ट करेंगे 6s, 6s के बाद बेचारा, ठीक है, वो बेचारा वर्ड याद रहे, 6s 4f 5d 6p, ठीक है। उसी टाइप से rn रेडॉन के बाद जो है वो 7s, ठीक है 5f 6d और अल्टीमेटली 7p, ठीक है। तो आप लोग जो पीरियोडिक टेबल होती है वो s से स्टार्ट करके p पे ख़त्म करना है, s से स्टार्ट किए p पे ख़त्म किए, और जो भी नोबल गैस उससे पहले पढ़ रही है उसको लिख दिए, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। अब क्या इनका एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो एक चीज़ आप एटलीस्ट देख सकते हो, इसका एटॉमिक नंबर तो पता है 2, ठीक है। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, p में आते हैं 6, d में आते हैं 10, f में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल, ठीक है। तो उसका दुगना इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर इसका Z2 है तो s और p में मिला के इलेक्ट्रॉन कितने आए 8, ठीक है। तो 8 आए तो इसमें 8 जोड़ दो, इसका नियॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 10, s और p में फिर मिलाकर आए 8, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 18, ठीक है, 8 जोड़ दो, s p d में, s p और d में इसमें मिला के आए 18, ठीक है, 2 और 6 8 और 10 18, इसमें आप जोड़िए 18, 18 जोड़े तो आ गया आपके पास 36, यहाँ पे फिर 18 जोड़िए, ठीक है, 18 जोड़ने से आपके पास आ गया 54, ठीक है। इस बार कितना जोड़ेंगे, इस बार s p d f सब है 32 हो गए, 2 14 16 26, 26 और 6 32, ठीक है, 32 हो गए। तो इस बार आप जोड़ोगे 32, 32 जोड़ने का मतलब हो गया ये हो गया एटॉमिक नंबर 86। तो अगर आपको हीलियम का याद तो है ही है, और ये चीज़ आप दिमाग में रखे हुए हैं, या ऐसे ही दिमाग में रख लो कि पहली बार आप जोड़ोगे 8, दूसरी बार जोड़ोगे 8, 2 बार 8 8 जोड़ोगे, नेक्स्ट टाइम 18 जोड़ोगे, उसके नेक्स्ट टाइम फिर 18 जोड़ोगे, उसके नेक्स्ट टाइम जो है 32 जोड़ोगे। और 8 8 18 18 32 क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, s और p के इलेक्ट्रॉन है, ये फिर s और p आ रहा है, s और p के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ s p d आ रहा है 18 जोड़े, यहाँ s p d आ रहा है 18 जोड़े, यहाँ 32 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये इनका एटॉमिक नंबर भी हो गया, ठीक। तो मैं इसी पार्ट को कह रहा हूँ, ठीक है, ये जो पार्ट मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, इस पार्ट को फोटो टाइप दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है, ये पार्ट आपके दिमाग में फोटो टाइप छप जाना चाहिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ, और उस नोबल गैस के बाद किस से स्टार्ट करना है, किस पे ख़त्म करना है, बीच में कौन आएगा, शुरुआत तो क्या पता है ऐसे करनी है, ख़त्म p पे करना है, बीच में कौन आएगा, या तो d आएगा या f आएगा, f बेचारा 6s से पहले आना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपने को इसको याद रखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा चीज़ों को सिंपल तरीके से सोचने की कोशिश करो, प्योरली रटने पे मत जाओ,
जो चीज़ समझ सकते हो उतना समझो, और जो समझने के बाद रटना पड़े उसे रटो, ठीक है। तो इतने पार्ट को आप लोग फोटो टाइप दिमाग में छाप लेंगे, ठीक है, तभी हम लोग आगे वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए हटा नहीं रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैंने एनर्जी ऑर्डर लिखा था बस वही दिखाने के लिए, 2s से आया तो 2p, ये 2s 2p एक पूरा पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड, 3s 3p पूरा थर्ड पीरियड हो गया, 4s से 4p इंक्लूडिंग 3d, 4s 3d 4p ये हो गया फोर्थ पीरियड, ये हो गया फिफ्थ पीरियड। इसी टाइप से ये पूरा सिक्स्थ पीरियड होगा, 6s 4f 5d 6p, ये सब सिक्स्थ पीरियड के हो गए, ठीक है। 7s 5f 6d और 7th, ये हो गया आपका सेवन्थ पीरियड। बताओ भाई, अब अगर यही चीज़ है, एक तो बॉक्स डायग्राम था, फिर इसको इस तरीके से लिखा था, अब अपने कंडेंस फॉर्म में जो लिखने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो कंडेंस फॉर्म में अगर मुझे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो क्या करना है भाई, एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। अगर 26 एटॉमिक नंबर है तो ऑब्वियसली बात है किसके बाद आ रहा है, 18 के बाद आ रहा है, ठीक है। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो मैं आर्गन लिखूंगा, क्योंकि 36 तो उसको एक्सीड कर गया, ठीक है। तो 18 से स्टार्ट करेंगे, आर्गन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आर्गन शो करने का मतलब है कि मैंने 18 इलेक्ट्रॉन तो एक टाइप से उसमें दिखा दिए, ठीक है। अच्छा, आर्गन का क्या हुआ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन थर्ड पे खत्म हुआ, किससे स्टार्ट करेंगे, फोर्थ से, ठीक है। तो 4s आएगा यहाँ पे। अच्छा, 4s में मैंने भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितना हुआ, 18 2 20, अभी भी बच रहे 6, ठीक है। वो हम लोग भरेंगे किसमें, 3d6 में। तो ये कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हुआ, जो मैंने टॉपिक बताया आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन कंडेंस फॉर्म, वो बहुत आराम से कर लोगे। इस चीज़ को फोटो टाइप दिमाग में छाप लो, ठीक है। कम से कम कॉपी पे 10 बार इसको बनाने की कोशिश करो, आजकल 2-3 दिन में, ताकि इसे भूलो ना। आज क्या पता एक बार बन जाएगा, तो इसको कल भी बनाओ, परसों भी बनाओ। इस चीज़ को किसी भी हालत में नहीं भूलना है, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ें होती है, ज़रूरी होता है। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही नहीं लिखोगे तो केमिस्ट्री कहाँ से सीखोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से करिए, ठीक है, मेहनत करिए इस चीज़ पे। उसके बाद देखिए आप लोग, आर्गन 18, ठीक है, 4s2 और 3d6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में। हाँ, आप चाहो तो बैलेंस पार्ट को बॉक्स फॉर्म में भी बना सकते हैं, कहीं कहीं उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें पूरा बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस पार्ट जो है, बाहर का पार्ट जो है, केवल उसको बॉक्स फॉर्म में बनाएं नोबल गैस कन्फिग्रेशन के बाद, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको करना होता तो एक सिंपल काम था, सॉरी, इसको आपको करना होता तो यहाँ 4s दिखा के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d दिखा के जो है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और फाइनली 6। तो इस टाइप से बॉक्स बनाना चाहते तो बॉक्स भी बना देते, पर नोबल गैस के बाद। तो इस फॉर्म को आप कंडेंस फॉर्म बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन कंडेंस फॉर्म, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, ये चीज़ मैं हटाने जा रहा और नया इलेक्ट्रॉनिक कुछ क्वेश्चन दे रहा, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको भरने हैं, बनाने हैं कंडेंस फॉर्म में, ठीक है। प्रैक्टिस करना, ठीक है, पहले मैं दे रहा हूँ, पॉज करना, उसको प्रैक्टिस करना। ये पार्ट आपको फोटो टाइप दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दिखाएं, ठीक है। Z बराबर 52 का, ठीक है, Z बराबर 48 का, Z बराबर 28 का, Z बराबर 37 का, ठीक है, Z बराबर 17 का, ठीक है, Z बराबर 63 का, Z बराबर 114 का, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, कंडेंस फॉर्म में। आपके सामने है, वीडियो पॉज करें, ये क्वेश्चन उतारें, ठीक है, और उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें कॉपी पे। अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत मज़ा आएगा और ये काम आएगा। मज़ा तो ठीक है, काम भी आएगा बहुत, ठीक है। इसको पॉज करें और इसको करें पहले। हाँ भाई, कर लिया, ठीक है, पॉज करके किया होगा, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं, अब मैं खुद बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें 32, 58, 48, 28, 37, 17, 63 या इसका कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है, ठीक है। 52 मैंने दिया, बताइए 52 किसके बाद आ रहा है, 36 के बाद आ रहा है, ठीक है। 54 के अगल बगल है, इसका मतलब ये नहीं कि 54 से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट तो 36 से ही करना है, ठीक है। और 36 कौन हुआ, ठीक है, 36 हुआ अपने पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन 36 है, यानी स्टार्ट किससे करना है, 5 से, फोर्थ पे ख़त्म हो रहा है, 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्रिप्टॉन। इसका मतलब हो गया कि आपने 36 इलेक्ट्रॉन तो दिखा दिए, ठीक है। 36 के बाद जो बाकी बच रहे हैं, ठीक है, कितने बचे। अच्छा, पहली बात, इसके बाद कौन आएगा, 5s,
ठीक है, 36 और 2 हो गए 38, ठीक है। 38 के बाद अगर मैं इसमें लिखूँ 5s के बाद कौन आता है, 4d आता है, ठीक है। 5s के बाद आएगा 4d, 4d पे मैंने भर दिया 10, ठीक है। 36 2 38 और 10 48, अभी भी 4 बच रहे हैं, ठीक है। तो 48 हो गया, तो इसके बाद बताओ कौन हो जाएगा ये 5p4, ठीक है। तो 5s2 3d 4d 10 और 5p4, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा Z बराबर 52 वाले का। इवन हमें ये भी अभी नहीं लिखा कि कौन सा एटम है, हमें बस एटॉमिक नंबर पता है, हम कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए 48 का, ठीक है। 48 इसी के अंदर बीच में आया भी गया था, ठीक है। क्रिप्टॉन 36, 5s2 38, 4d 10 48, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 48 वाले का, ठीक है। अब बात करते हैं 28 वाले की, ठीक है। तो 28 वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 28 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर अपने को लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस बार 36 से नहीं करेंगे, कितने से करेंगे, 18 से करेंगे, ठीक है। और अगर 18 से स्टार्ट करते हैं तो कौन आएगा, आर्गन। आर्गन लिखने का मतलब है कि हमने 18 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, बच रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 18 तो हम दिखा चुके हैं। अच्छा, आर्गन के बाद कौन स्टार्ट होता है, 4s से, ठीक है। आर्गन ख़त्म होगा, थर्ड पीरियड पे स्टार्ट होगा 4s से, उसके आगे की कहानी। तो 4s करा 2, तो 18 2 20, ठीक है। 4s2, उसके बाद क्या करिएगा आप, उसके बाद बचा आपके पास 8 जो दिखाएंगे आप किस में दिखाएंगे, 3d 8, ठीक है। 4s के बाद आपके पास आ रहा है 3d में आपने दिखाया 8, ठीक है। अभी इस पार्ट को नहीं 18, इसको आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाएं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन कंडेंस फॉर्म के लिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट अब हटा रहा हूँ मैं, ऊपर वाला जो 3 मैंने करवा दिए, ठीक है। उसके बाद आगे वाले करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही इसमें, मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वहाँ से कॉपी तो करना है, उसको दिमाग में बैठाओ, उसको भी प्योरली रटने पे मत जाओ। जो चीज़ें बोल ली है कि थर्ड से ख़त्म हुआ तो 4 से स्टार्ट हुआ, S से स्टार्ट होगा, P पे ख़त्म होगा, हाँ बस ये है कि D और F बीच में आएगा, ठीक है। S से तो स्टार्ट होना ही है, P पे ख़त्म होना ही है, ठीक है। हाँ, D और F बीच में आएगा, उसी को देख लो कि किस में कौन सा D और F आ रहा है। 4F तो बेचारा 6S के बाद आएगा, तो उससे पहले तो F वाले की कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं 37 वाले का, ठीक है। तो 37 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सामने दिख रहा है 36, ठीक है। 36 किसका हुआ, क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन का अगर 36 है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो दिखाओगे आप किसके अंदर, 5s1, ठीक है। 36 क्रिप्टॉन हो गया, क्रिप्टॉन के बाद स्टार्ट हुआ 5s, ठीक है। उंगलियों पे याद होना चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम फर्स्ट पीरियड पे ख़त्म, नियोन सेकंड पीरियड पे ख़त्म, आर्गन थर्ड पीरियड पे ख़त्म, क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड पे, उसके बाद 5 से स्टार्ट होगा, 5th पीरियड पे जिनोन ख़त्म होगा, ठीक है। और 6th पीरियड पे जो है रेडॉन ख़त्म होगा, उसके बाद 7s से स्टार्ट होगा। तो आगे देखिए अब लोग, ये इसका ख़त्म हो गया। अब अपने देखते हैं 17 नंबर वाले का, ठीक है। तो 17 नंबर वाला जो है हम लोग ऑब्वियसली बात है 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, नियोन से, सॉरी नियोन करें। नियोन को दिखाने का मतलब हो गया कि 10 इलेक्ट्रॉन हम दिखा चुके हैं, ठीक है। नियोन लिखने का मतलब हो गया कि हम लोग जो हैं 10 इलेक्ट्रॉन दिखा चुके हैं। अब अगर हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखा चुके हैं, बचे कितने, 7, ठीक है। हीलियम, नियोन, तो स्टार्ट किससे होगा, 3s से, 3s2, ठीक है। 10 और 2 हो गए 12, फिर कौन से बचे, 5, तो 3p5, ठीक है। 3p में कितना करोगे, 5, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल गया Z बराबर 17 वाले का, ठीक है। अब अपने लिखते हैं Z बराबर 63 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो आप लोग बताइए मेरे को, Z बराबर 63 कहाँ से स्टार्ट करें, 86 के बाद कर नहीं सकते, 54 के बाद ही करेंगे, ठीक है। मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिनोन से, ठीक है। जिनोन लिखने का मतलब हो गया कितना, 54, जिनोन लिखने का मतलब हो गया 54, ठीक है। बचा कितना, ठीक है। 54 के बाद आप देख लीजिए, ठीक है। जिनोन लिखा, जिनोन के बाद पहली बात कौन आएगा आपके पास, 6s2, ठीक है। जिनोन खत्म होता है 5th पीरियड पे, शुरुआत होगी 6s से, ठीक है। अच्छा, तो 54 और 2 कितने हो गए अपने पास, 56। अब बच रहे हैं 7, ठीक है। अच्छा, 6s के बाद इलेक्ट्रो एनर्जी में कौन आता है, बेचारे वाला 4f आता है, ठीक है। तो 4f आएगा, तो 4f में आप लोगों ने दिखाया कितना, 7, तो 6s2 और 4f 7, ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
तो जो भी बड़े बड़े कन्फिग्रेशन हम लोग बॉक्स फॉर्म में लिख रहे थे उनको हमने बहुत छोटा कर दिया है, बस ये वाली चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखो z बराबर 114, बॉक्स फॉर्म में लिखना होता है, पता नहीं कितने बॉक्स बनाने पड़ जाते, ठीक है। 114 ऑब्वियस सी बात है, किससे स्टार्ट करेंगे, 86 से, ठीक है। और अगर 86 से स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ लिखा कौन, रेडॉन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 86, ठीक है। तो 86 इसमें इलेक्ट्रॉन शो कर चुके हैं। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अच्छा रेडॉन के बाद किसको स्टार्ट करोगे, 7s को, 86 + 2 88, ठीक है। अच्छा उसके बाद आएगा 5f 14 पूरा भर दो, ठीक है। तो कितना हो गया तुम्हारे पास, 26, 86 + 2 88, 88 + 14 102, 102 हो गया, ठीक है। 102 होने के बाद भी अभी काफ़ी गैप नज़र आ रहा है, तो 5f 14 के बाद आप लोग भरोगे 6d, ठीक है, सामने भरना 6d 10, ठीक है। 6d 10 करोगे तब आपके पास हुआ 112, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को p में और जाना पड़ेगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 7p, कितना 2, तो 7p 2 हो जाएगा, 7s 2 5f 14 6d 10 और 7p 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया z बराबर 114 वाले का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन कंडेंस फॉर्म में लिखने के लिए आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बार मेरे साथ दोबारा प्रैक्टिस करिए वो कंडेंस फॉर्म में जो फोटोटाइप छापने को बोल रहा था। यहाँ क्लास में होते तो ज़रूर बोर्ड पे बुलाता, मारता भी, ठीक है, लेकिन चलो अभी ऐसे ही झेलिए, ठीक है। मेरे साथ यहीं प्रैक्टिस करिए। क्या था, हीलियम, ठीक है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन, ठीक है। हे नानी आराम कर ले जिंदा रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए हीलियम फर्स्ट पीरियड पे ख़त्म हुआ, 2s आया, 2s के बाद 2p आया, नियोन सेकंड पीरियड पे ख़त्म हुआ, 3s आया, 3s के बाद 3p, s से स्टार्ट होगा, p पे ख़त्म होगा, ठीक है। आर्गन आया, ठीक है, थर्ड पीरियड के एंड पे तो स्टार्ट होगा किससे, 4s से, उसके बाद आया 4s, लेकिन 4s के बाद आपको पता है किसका नंबर आएगा, 3d का, उसके बाद आएगा आपके पास 4p, ठीक है। फिर आया क्रिप्टोन, ठीक, क्रिप्टोन के बाद कौन आएगा आपके पास, 5s के बाद 4d, फिर 5p, क्रिप्टोन फोर्थ पीरियड पे ख़त्म हुआ था, तो फिफ्थ से स्टार्ट किए 4d और 5p। जीनोन के बाद कौन आया आपके पास, 6s के बाद कौन आएगा, 5d, सॉरी यार गलत करा, 6s के बाद मैं जब से बोलता जा रहा हूँ कि बेचारा, तो ठीक 6s के बाद जो आएगा आपके पास 4f के बाद आएगा 5d, फिर आएगा आपके पास 6p, ठीक है। इधर देखिए रेडोन, ठीक है, रेडोन के बाद आएगा आपके पास, ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, 6th पीरियड पे ख़त्म हो रहा है, तो 7 से स्टार्ट करिए, 7 में 7s के बाद 5f के बाद 6d और फाइनली 7p, ठीक है। जहाँ तक इनके एटॉमिक नंबर की बात है, इसका एटॉमिक नंबर था 2, ठीक है। s और p में मिलके इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, तो पहली बार जोड़ोगे 8, s और p में आते हैं 8, अगली बार फिर जोड़ोगे 8, s p d में मिलकर आते हैं 18 के नाम पे आप जोड़े तो बने 36, फिर आप जोड़ोगे 18, ठीक है, तो उसमें फिर आपके पास बना 54, लेकिन इस बार आप लोग जोड़ोगे 32, ठीक है। SPD के साथ साथ F आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, ठीक है, और वो 32 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 86। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर भी आप लोगों को याद हो गया है, ठीक है। पहली बार 8 जोड़ना है, 2 बार 8 जोड़ना है, तीसरी बार 18 जोड़ना है, नेक्स्ट टाइम फिर 18 जोड़ना, उसके नेक्स्ट टाइम आपको जो है 32 उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो इस टाइप से लिख के आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का है वो कर लोगे कंडेंस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठाइए, रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसको करिए अच्छे से। हाँ भाई, अब आप लोग देखिए थोड़ा और कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रोमियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए जिसका एटॉमिक नंबर है 24, ठीक है, या कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए जिसका एटॉमिक नंबर है 29, ठीक है, या क्रोमियम का लिखिए या कॉपर का लिखिए, ठीक है। तो क्रोमियम की बात करते हैं, ठीक है। क्रोमियम को अगर हम लोग स्टार्ट करें वही कंडेंस फॉर्म वाले पार्ट से, ठीक है, तो हम लोग आर्गन के बाद स्टार्ट करेंगे क्योंकि आर्गन तक हो गया 18, ठीक है। अच्छा, आर्गन के बाद आपके पास आएगा 4s, तो 18 और 2 20, ठीक है। उसके बाद बचा अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3D में दिखाया हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने हिसाब से चलें, जो जितना हमने अभी सीखा उस हिसाब से चलें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनना चाहिए आर्गन 4s2 और 3d 4, ठीक है। या फिर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आर्गन से स्टार्ट होगा, आर्गन 18,
ठीक है, फिर हो गया 4s2, 18 2 20, 9 जो बचे उसको दिखाया 3d 9, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना आप लोगों के पास, अगर हम जो अपना तरीका अभी तक जितना सीखे अगर वो लगाते हैं तो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग आप लोग जान भी गए होंगे, ठीक है, अब तक में ये गलत है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होता है, आर्गन 4s1 और 3d5, s का एक इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, d5 होगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 और 3d10 होगा, ठीक है। तो 4s1 3d5, 4s1 और 3d10, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है, उसके लिए केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम लोगों को फॉलो करनी है, जो बार बार फॉलो करनी है, कई बार अपने को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कम से कम पीरियोडिक प्रॉपर्टी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा, ठीक है। क्या, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। अभी तो इसका जब भी कोई पूछेगा कि ये ना होकर ये क्यों है, तो आपको एक ही लाइन बोलनी है, उसके सामने तो एक ही लाइन बोलनी है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ भी वही लाइन, ये हाफ फिल्ड था इसलिए हो गया, ये ऐसा करने से डी क्या हो रहा है, फुल फिल्ड हो रहा है इसलिए हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। इस लाइन को तो दिमाग में रखना है, बहुत बार यूज़ होने वाली लाइन है। इस टाइप की चीज़ का रीजन लिखना हो तो तुम बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दे के आओगे, एक लाइन लिख के आओगे, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन अब मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ये ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल में ऐसा क्या है कि उनकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कॉज भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसका कॉज लिखोगे, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब उस लाइन का भी क्या कॉज है उसको बार बार नहीं, हर जगह नहीं बताना है, बस आप लोगों को मन में पता होना चाहिए कि क्यों है, ठीक है। जबकि उतारना हर जगह बोलना अपने को यही है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इसका रीज़न अगर अपने को लिखना है, ठीक है, इसका रीज़न लिखना है, तब तो एक ही लाइन, एक ही वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ लाइन, वही हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इसका रीजन तो जब भी आपको स्कूल एग्जाम वगैरह में लिख के आना है, या कोई टीचर पूछ रहा है या कोई भी पूछ रहा है, तो उसको बताओगे हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इतने से वैसे अपना काम खत्म नहीं हो गया, अभी हमें खुद से तो पता होना चाहिए कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है क्यों, ठीक है। मैं इवन आपके साथ वो कारण भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पहले तो देखिए, क्रोमियम और कॉपर तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के जाइए, आपके स्कूल वाले पक्का ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आर्गन का एक्सपेक्टेड था 4s2 3d4, जबकि हो जाता है 4s1 3d5, ऐसा करने से d हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ये 4s2 3d9 जो कि कॉपर का केस, जो कि हो गया 4s1 और 3d10, ठीक है। ऐसा करने से ये हो गया फुल फील्ड, और नीचे ये लाइन अप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलो अब उस बात को डिस्कस करते हैं कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो क्यों है, ठीक है। हाँ भाई, तो देखिए अपने क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो अभी हम लोग बोले कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कारण क्या है, उस कारण को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बहुत सीधी सी बात बोलना चाहूँगा, ठीक है। इसका जो कारण है वो एक बहुत ही नेचुरल सा कारण है, ठीक है। इसका जो कारण है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का, वो एक बहुत ही नेचुरल सा कारण है, ठीक है। वो हम लोगों पे भी अप्लाई होता है, वो नेचुरल कारण ऐसा कारण है, ठीक है। चलो उसको मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। एक बात बताइए, ठीक है, अपने मन से अच्छे से, ठीक है, कि अगर आपको एक छोटे से कमरे में कैद करके छोड़ दिया जाए अकेले, ठीक है, एक छोटे से कमरे में अकेले कैद करके छोड़ दिया जाए, और एक आपको पूरे घर में घूमने फिरने की फ्रीडम दें पर घर में कैद करके चले जाएं घर वाले, ठीक है, और एक छोटे से कमरे में कैद करके जाएं, आपको किस केस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। अकेले हैं, ज़्यादा सोचना मत, अकेले हैं, ठीक है, एक कमरे में कैद हैं पूरी तरह से, या फिर पूरे घर में, कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है।
तो ऑब्वियस सी बात है जो हम पे अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, सब पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कि उनको पूरे घर में अगर कैद रखा जाएगा एटलीस्ट एक कमरे की बजाय, तो रिलेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। ये हमारे पर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, आप लोगों पे भी अप्लाई हो रहा है, सबके साथ है कि एक कमरे की बजाय एटलीस्ट हमें पूरे घर में एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में या दूसरे से तीसरे कमरे में जाने की छूट दे के गए हैं, फ्रीडम दे के गए हैं एटलीस्ट इतना। केवल एक कमरे में कैद कर दोगे तब तो बिल्कुल परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो कंफर्टेबल ज़्यादा कहाँ फील करोगे, एक कमरे में या पूरे घर में? पूरे घर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये जो चीज़ हमारे ऊपर अप्लाई हो रही है, मैं ये बोलना चाहूँगा इवन ये चीज़ इलेक्ट्रॉन वगैरह पे भी यार सब चीज़ों पे अप्लाई होती है, ठीक है। ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है। ये एटॉमिक लेवल से इलेक्ट्रॉनिक लेवल से स्टार्ट हो जाती है कि फ्रीडम चाहिए, घूमने फिरने की फ्रीडम चाहिए। ये फ्रीडम जो है इलेक्ट्रॉन की घूमने फिरने की जो फ्रीडम वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल से स्टार्ट होती है, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे रेजोनेंस वगैरह, ठीक है, आगे चल के रेजोनेंस में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक कैद में ना रहकर जितना घूमता फिरता है उतना वो स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही कुछ कारण है, ठीक है। एक बात सुनिए, जैसे मैंने डी के 5 ऑर्बिटल बनाए, अभी जो मैं बोला एक कमरे में कम कंफर्टेबल फील करोगे, पूरे घर में कंफर्टेबल फील करोगे ज़्यादा, ठीक है। मैंने डी में 5 ऑर्बिटल बनाए, कहने को ये पाँचों डीजनरेट हैं, पाँचों एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, ठीक है, तो पता है किसी को पहले बराबर लेवल के दोस्त हैं लेकिन किसी को कुछ मिल गया और बाकी दो ऐसे ही रह गए, तो उसको वो अपने आप को उनसे अलग समझने लगता है। ये भी नेचुरल है, ठीक है। ये भी नेचुरल है कि वो अपने आप को बड़ा समझेगा, बाकियों को अपने बराबर नहीं समझेगा, ठीक है। तो कहने को पहले पांचों एक जैसे थे, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन मिल लेने के बाद ये अपने आप को इनसे अलग ट्रीट कर रहा है, अपने आप को अलग मान रहा है, इनके जैसा मान ही नहीं रहा, ठीक है। अब ऐसे केस में इस इलेक्ट्रॉन को परेशानी हो रही है, क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल इनसे कोई रिलेशन नहीं रख रहा, अलग हो गया है बिल्कुल। तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन भी इस कमरे में कैद होकर रह गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देता हूँ, और हुन्स रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है ये एक यहाँ रखूँगा तो दूसरा इसके साथ पेयर तो करूँगा नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, तो वही बात है लेवल की जो मैं बोला, ठीक है। अब इसको लग रहा है कि ये ऑर्बिटल तो मेरे लेवल का है, ये लोग तो आपस में अपनी जो भी रिश्तेदारी है वो निभाएंगे, ठीक है, इनको अपने बराबर नहीं समझेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे केस में तुम ये समझ लो कि आपको जो है एक कमरे में कैद रहने की बजाय एटलीस्ट ये दोनों आपस में रिलेटेड है, लिंक्ड है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है। ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन को भी फ्रीडम मिल गई कि वो अपने अपने इधर से इधर या इधर से इधर आना जाना कर सकें, ठीक है। और इसी में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर पाएंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। कितने एक्सचेंज हुए? 2। कई बच्चे 2 बोल लेंगे इसलिए मैं 2 बोल रहा, ठीक है। कितने एक्सचेंज हुए? 2 नहीं हुए, ठीक है। एक्सचेंज कितना हुआ है? 1 ही हुआ है। कितने एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पे? 1 एक्सचेंज हुआ है। इसको आप ये नहीं बोलोगे ये इधर गया ये इधर आया, 2 हो गए, ये तभी तो एक्सचेंज बोला जाएगा जब ये इधर आएगा तो उसके बदले में ये यहाँ आएगा, ठीक है। कितने एक्सचेंज है बोलिए? एक्सचेंज का नंबर हुआ 1, ठीक है। और वो एक्सचेंज क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों बराबर लेवल के हैं, ठीक है। 1 एक्सचेंज होगा, ठीक। उसके बाद देखिए आप, अगर मैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कर दूं, ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल एक जैसे हो गए, ठीक है। अब कितने एक्सचेंज होंगे? ठीक है, तो बात वही, पहले का कितना एक्सचेंज? एक्सचेंज यहाँ से देख लेना, उसी को कर रहा हूँ। पहला इसके साथ ही एक्सचेंज करेगा तो वो 1 काउंट होगा, इसका इसके साथ एक्सचेंज होगा वो 1 होगा, फिर इन दोनों का आपस में भी तो 1 एक्सचेंज होगा, ठीक है। पहले दूसरे का, पहले तीसरे का और दूसरे और तीसरे का, तो 3 एक्सचेंज होंगे। पहले की बात करूँ तो पहले का होगा 2, इसके साथ भी इसके साथ भी, फिर इसको छोड़ के चलें तो इनका लास्ट वाले दोनों का 1, 2 + 1 कितना? 3, ठीक है। अब अगर मैं 1 और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड कर दिया, अब ये 4 एक जैसे हो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे ये एक जैसे होते जा रहे हैं इनका आपस में घुलना मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और घुलना मिलना स्टार्ट हो गया तो ऐसे केस में वही पहले वाले का कितने के साथ एक्सचेंज? 3 के साथ एक्सचेंज, ठीक है। पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले का चौथे के साथ। उसके बाद इसको अगर कवर कर दें तो आगे वाले वही 3, ऊपर वाले 3, ठीक है। या समझ लो दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ, ठीक है, 2, फिर फाइनली लास्ट वाले दोनों का 1, टोटल हो गए 6 एक्सचेंज, ठीक है। तो एक इधर हुआ 1 एक्सचेंज, इधर हुआ 3 एक्सचेंज, इधर हुआ 6 एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, पांचों एक जैसे कर दें, ठीक है, पांचों एक जैसे कर दें, ठीक है। तो पांचों एक जैसे करने पे कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? पहले का हुआ 4, दूसरे का हुआ 3, तीसरे का हुआ 2 और लास्ट वाले 2 का 1, कितने एक्सचेंज हुए? 10, ठीक है।
अब एक्सचेंज से आप क्या समझ रहे हो, मैंने बोला कैद से छुट्टी हो रही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने अपने घर को, कमरे को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल में कैद रहने की बजाय वो इधर उधर एटलीस्ट अलग अलग ऑर्बिटल में आना जाना कर रहे हैं, ठीक है। भले ही ठीक है, इसको इधर जाना है तो ये बदले में इधर आएगा, लेकिन कम से कम एक जगह कैद नहीं है। तो वही बात है जो चीज़ तुम्हारे पे अप्लाई हो रही थी, ठीक है। क्या अप्लाई हो रही थी कि तुम भी एक कमरे में कैद हो और पूरे घर में कैद हो, तो तुम्हें पूरे एक घर कमरे में कैद हो तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। घर में कैद हो, कम से कम पूरा घूम फिर रहे हो, कहीं टीवी जाके देख रहे हो, कहीं किसी कमरे में जाके सो रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में एटलीस्ट खुद को कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखो आप लोग, यहाँ भी क्या होता जा रहा है, वही फ्रीडम बढ़ती जा रही है। एक ऑर्बिटल से कैद से मुक्ति मिल रही है, अलग अलग ऑर्बिटल में आने जाने को ऑप्शन मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो वही चीज़ इलेक्ट्रॉन पे भी अप्लाई हो रही है, जितना फ्रीडम रहेगी उतनी ज़्यादा कंफर्ट रहेगी, ठीक है। अब अगर अपने देखें आगे, ऐसा कब होगा जब मैक्सिमम फ्रीडम रहेगी। मैक्सिमम फ्रीडम कब आएगी, यही देख रहे हो लास्ट वाले केस में आई है, ठीक है। लास्ट वाले केस में क्यों आई, क्योंकि पांचों एक जैसे हो गए, ठीक है। लास्ट वाले में क्यों आई, क्योंकि पांचों एक जैसे हो गए, पांचों ऑर्बिटल कब एक जैसे होंगे, या तो पूरी तरह से 5 भरे हुए हों, पांचों में एक एक भरा हुआ हो, या पूरी तरह से क्या 10 भरे हुए हों, पूरा फुल फील्ड हो, ठीक है। अगर ऐसा सीन क्रिएट हो गया, किसी में 2 भरती है, ठीक है, किसी में एक एक भरती है, तब ये फिर अपने आप को इन लोगों से अलग समझने लगेंगे। कोई अपने आप को ऊंचा समझेगा, कोई नीचा समझेगा, ठीक है। तो ये फिर आपस में अपना वो जो रिलेशन बनाए थे वो सारा ख़त्म कर लिए, ठीक है। तो बात ये है कि ऐसे केस में फिर इन दोनों के बीच में केवल एक्सचेंज होगा, इधर 3 में एक्सचेंज होगा, पांचों में एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पांचों में एक्सचेंज की कंडीशन है कि हाफ फिल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, फुल फिल, या फिर पूरा खाली हो। तो पूरे खाली में तो एक्सचेंज होने से रहा, ठीक है। तो या तो हाफ फिल्ड हो, ठीक है, या फिर पूरा क्या हो, फुल फिल्ड हो। तो अब नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा होंगे। अब एक्सचेंज के क्या समझे, एक्सचेंज से यही ना समझे कि जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है, जितनी फ्रीडम मिलेगी उतना ज़्यादा कंफर्ट बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करोगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कारण था उसका हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का, वो एक नेचुरल कारण है। लोग जो भी नाम दें, मैं उसको नेचुरल कारण बोलूँगा, जो हम पे भी अप्लाई होता है और जो इलेक्ट्रॉन पे भी। हाफ फील्ड फुल फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन को कैद से ज़्यादा आज़ादी मिलती है, उसको ज़्यादा इधर उधर घूमने का मौका मिलता है, या तो वो पूरी तरह से हाफ फील्ड हो या वो पूरी तरह से फुल फील्ड हो। ऐसा केस नहीं, पूरी तरह से फुल फील्ड हो, तब उसको ज़्यादा मौका मिलेगा, कैद से ज़्यादा मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में आता है, और जितना कंफर्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम लोग या ये लोग स्टेबिलिटी फील करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग जो बुक वगैरह में पढ़ते हो उसको एक बार दिमाग से निकालो, अपने दिमाग में ये बैठाओ कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का ज़्यादा स्टेबल होने का कारण नेचुरल है। क्या नेचुरल है, हाफ फील्ड फुल फील्ड में पांचों ऑर्बिटल एक जैसे हो जाते हैं, और पांचों ऑर्बिटल एक जैसे हो गए तो उस कंडीशन में उन इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें भरे हुए हैं वो पांचों ऑर्बिटल में अपना एक्सचेंज कर पाएंगे, पांचों ऑर्बिटल में घूम फिर पाएंगे, ठीक है। और घूम फिर पांचों ऑर्बिटल में पाएंगे, ज़्यादा जगह घूम फिर पाएंगे, ज़्यादा फ्रीडम के साथ रहेंगे, तो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो अभी तो इसको मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, कंफर्ट वाले तरीके से, नेचुरल तरीके से। बुक वगैरह में क्या लिखा रहता है, ठीक है, बुक वगैरह में लिखा रहता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुल फील्ड ऑर्बिटल सिमेट्रिक होते हैं। वो तो हम समझ रहे हैं सिमेट्रिक हैं, और वही सिमेट्रिक वाली तो कंडीशन चाहिए थी कि पांचों एक जैसे हों। मैं वर्ड बोला था पांचों एक जैसे हों, मतलब सिमेट्रिक हों, ठीक है। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड क्या है भाई, सिमेट्रिक है। और अगर वो सिमेट्रिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनमें एक्सचेंज ज़्यादा होगा, और एक्सचेंज ज़्यादा होगा तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मैं इस बात को डिस्कस करता हूँ, एक्सचेंज एनर्जी क्या है, ठीक है। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या है, इस बात को ज़रा फील करो, ठीक है। कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। हम लोग ये केमिस्ट्री में पता नहीं इस लाइन को भी कितनी बार यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक वगैरह में, इनऑर्गेनिक में भी, ठीक है। जितना एनर्जी कम होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ब्याह शादी में कौन ज़्यादा नाचता है, ज़्यादा एनर्जी वाला नाचता है, वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल वो होता है जो साइड में किनारे बैठा है चुपचाप, ठीक है, साइड में पड़ा हुआ है, हिलने डुलने की ताकत नहीं है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम है, वो ज़्यादा स्टेबल पड़ा हुआ है। जो एक्टिव है, जो नाच गा रहा है, वो ज़्यादा रिएक्टिव टाइप में है, एक्टिव फॉर्म में, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है, ठीक है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने बताया ना, यहाँ इतना कूदने फिरने से उनके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ी है, स्टेबिलिटी बढ़ी है, तो स्टेबिलिटी, इस घूमने फिरने से क्या हुआ है, इस घूमने फिरने से कुछ एनर्जी रिलीज हुई है,
ठीक है। इस एटम के जो एक तो बिल्कुल कैद रहे और एक घूमने फिरने लगे, ठीक है। तो इस घूमने फिरने के कारण कुछ एनर्जी में डिक्रीज आया, कुछ रिलीज हुई है, उस रिलीज एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। सीधा सर दिमाग में बैठा लो, एक्सचेंज एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज ड्यू टू एक्सचेंज। रिलीज क्यों होगी, मैंने बताया एक्सचेंज के कारण स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है तो हम कह सकते हैं कि उससे क्या होगा, एनर्जी स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मैंने वहाँ बोला जितना वो अपनी एनर्जी को कम करेगा उतना वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा भाई, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज ड्यू टू एक्सचेंज, ठीक है। इस घूमने फिरने से एनर्जी रिलीज हो रही है। रेजोनेंस पढ़ोगे आगे चल के, उसमें भी यही पढ़ोगे, जितना वो घूमेगा फिरेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक दो एटम के ऑर्बिटल की कैद से निकल के नए ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है, जितना वो घूमेगा उतनी ज़्यादा उसमें रेजोनेंस होगी, उतनी ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी होगी और उतना ही रेजोनेंस के नाम पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। वहाँ अलग अलग एटम के बीच में वो नाचते कूदते हैं, यहाँ जो है वो क्या है, एक ही एटम के अंदर के ऑर्बिटल में नाच रहे हैं, एक ही एटम में, तो इसको एक्सचेंज एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। पर नाच रहे हैं, इधर उधर निकल रहे हैं, एक से कैद से एक ऑर्बिटल से निकल करके दूसरे में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि इसका कारण बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा, एज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिक, एज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिक, देयरफॉर नंबर ऑफ एक्सचेंज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे केस में पांचों में एक्सचेंज होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज विल बी मैक्सिमम एंड एक्सचेंज एनर्जी विल बी रिलेटिवली हाई, ठीक है। ऐसे कारण से एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, एंड रिलेटिवली हाई, देयरफॉर स्टेबिलिटी विल बी मोर। एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होने से क्या होगा, रिलीज एनर्जी ज़्यादा है, और रिलीज एनर्जी ज़्यादा है मतलब वो कम अपनी एनर्जी को कम कर रहा है मतलब वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन अपने कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। बुक में क्या लिखा हुआ होगा, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिक, ठीक है, ड्यू टू विच नंबर ऑफ एक्सचेंज विल बी हाई एंड देयरफॉर एक्सचेंज एनर्जी विल बी हाई, ठीक है। एंड जो भी है मतलब उसकी वजह से जो भी एक्सचेंज एनर्जी हाई होने से क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और एक्सचेंज एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज ड्यू टू एक्सचेंज, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला कारण है वो फंडा दिमाग में बैठ गया होगा, नेचुरल कारण है, मेरे ऊपर भी अप्लाई होगा वो, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो रहा है वो रेजोनेंस में भी वही चीज़ होती है, घूमने फिरने की फ्रीडम, जितनी घूमने फिरने की फ्रीडम ज़्यादा उतना कंफर्ट ज़्यादा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ भाई, तो कॉपर और क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था Z=24 का, क्या लिखा हम लोगों ने लिखा आर्गन, ठीक है, 3D पहले लिख दिया, पहले मैं 4s लिखना चाहूँगा, 4s 2 3D 4 होने की बजाय क्या होगा, 4s1 3D 5 होगा। ऐसा करने से हाफ फील्ड हो रहा है, एंड हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है Z=25, ठीक है, ये हुआ आर्गन, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पे, 4s2 3D 9 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4s1 3D 10 होगा। ये हाफ फील्ड हो रहा है, ये फुल फील्ड हो रहा है, जिससे एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो 4s1 3D 5, 4s1 3D 10, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, कम से कम 11th वाले टेस्ट में तो पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इतना करा देने के बाद, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे सामने 11th वाले बच्चे ज़्यादातर, क्योंकि वो थोड़ा नए होते हैं, उनमें जोश होता है, नई चीज़ें समझना चाहते हैं, ठीक है। टारगेट वाले तो जितना बता दें उतने में खुश, उनको तो ये भी लगता है कि यार ज़्यादा हो गया, इसको भी कम करो, ठीक है। 11th वाले ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, कि उसको कुछ और एक्स्ट्रा मिले, उसके अंदर क्वेश्चन उठता है, अंदर मन में क्वेश्चन उठता है, ठीक है। एक क्वेश्चन उनके दिमाग में हमेशा उठता है सर आपने कॉपर को एक्सप्लेन किया, क्रोमियम को एक्सप्लेन किया, आपने बोला हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो सर हमें तो ये बताइए कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, वो भी तो क्या होता है, वो भी तो आपके सामने हीलियम और क्या 2s2 और 2p2 होता है, ठीक है। p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई लोगों, 6 आते हैं, ठीक है। और अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो यहाँ p में 2 हैं, अगर इसमें 3 कर दिए जाए, ठीक है, इसमें क्या कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए, 2s1 कर दिया जाए और 2p3 कर दिया जाए, तो ऐसा करने से तो ये क्या हो जाना चाहिए, हाफ फील्ड। तो सर वो चीज़ तो यहाँ भी अप्लाई होनी चाहिए, हाफ फील्ड तो यहाँ भी हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन सभी लोगों के दिमाग में आना चाहिए था,
ठीक है। फ्लोरीन के केस में आना चाहिए था कि Fp में 5 क्यों है, 6 हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये क्यों नहीं होगा, ठीक है, या इस क्वेश्चन का कैसे हम लोग आंसर दें, ठीक है। बात ये कि आप लोग पूरी केमिस्ट्री में जानता हूँ ज़्यादातर 99% बच्चे क्या करते हैं, उनको जो पॉइंट बताया जा रहा होता है उसको वो भगवान मानने लगते हैं, उनको लगता है कि यही सब कुछ है, ठीक है। अभी आपको एक्सचेंज एनर्जी बताई, अभी आपको बोला है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मैंने ये नहीं बोला था मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मैंने बोला था एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, कुछ स्टेबिलिटी में कुछ बढ़ जाता है उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि हम कुछ भी चीज़ बताते हैं ऑर्गेनिक में तो उनके साथ और ज़्यादा होता है, कोई इफेक्ट बताया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट तो उसको भगवान मान लेंगे, जब रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा उसको भगवान मान लेंगे, हर इफेक्ट कुछ चीज़ों को कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, जैसे कार्बन वाला जो केस है आप लोगों के पास, ठीक है, तो कार्बन वाले केस में आप लोग जब इस 2s2 इलेक्ट्रॉन को 2p2 में भेजेंगे तो भेजने के नाम पे एक एनर्जी रिक्वायर्ड भी होती है, रिक्वायर्ड वहाँ पे भी थी, ठीक है। जब मैंने क्रोमियम का 4s का इलेक्ट्रॉन निकाल करके, ठीक है, किस में भेजा, 3d में भेजा, 3d5 किया तो एक रिक्वायर्ड एनर्जी भी थी, कंपटीशन चल रहा था, एक अकेला पहलवान नहीं है यहाँ, ठीक है। कंपटीशन किस चीज़ का है, 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन जब p में जा रहा है 2s की एनर्जी कम होती है, p की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो s का इलेक्ट्रॉन जब p में गया है तो क्या हुआ है, एक उसको एक्साइट का मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ले जाने के नाम पे एक एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। इस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलोगे, एक्साइटेशन एनर्जी, और वो एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि हम लोअर से भेज रहे हैं हायर में, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल में इधर और इधर दोनों केस में एक कंपटीशन चल रहा था, बात ये जीतेगा कौन, ठीक है। तो यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन को इससे इसमें भेजे हैं, उस कंपटीशन में क्या हुआ कि 2s से 2p में गया, ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे p में, 2 थे, अच्छा 2 से 3 हो जाएंगे तो पहले एक्सचेंज कितना था, 1 था, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 एक्सचेंज होगा, p में 3 इलेक्ट्रॉन थे तब कितना हुआ, 3, अरे भाई कितना फ़र्क पड़ गया एक्सचेंज का, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, 1 से 3 हो गया, ठीक है, 1 से 3 हो गया तो बहुत खास फर्क तो एक्सचेंज में नहीं पड़ा, लेकिन जो एक रिक्वायर्ड पार्ट है जो 2s से किस में भेजना है, 2p में, वो बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। अगर वो पार्ट कम होता और एक्सचेंज के नाम पे रिलीज पार्ट ज़्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन चला जाता, इसमें भी चला जाता, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे एक्सचेंज के नाम पे जो एनर्जी में रिलीज हो रहा होगा इस केस में, और जो मुझे यहाँ रिक्वायर्ड होगा एनर्जी भेजने के लिए, वो रिक्वायर्ड पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो हमेशा कंपटीशन चल रहा है, यहाँ भेजा है तो भी हमने ऐसे ही नहीं भेज दिया केवल एक्सचेंज को देख के, इसमें ये था कि डी में पहले 9 और बाद 4 और बाद में 5 हुए, तो एक्सचेंज भी 6 से बढ़कर 10 हुए, ठीक है, और 6 से 10 होना एक अच्छा खासा इंक्रीज है एक्सचेंज का, ठीक है। तो यहाँ ये है कि इससे 4s से 3d में भेजने पे रिक्वायर्ड कम था, रिक्वायर्ड एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी कम थी, और जो यहाँ एक्सचेंज के नाम पे रिलीज हुई है वो एनर्जी ज़्यादा थी, और इसी ज़्यादा के चलते, रिलीज पार्ट के ज़्यादा के चलते इलेक्ट्रॉन चला गया एस से डी में और यहाँ नहीं जाएगा। अल्टीमेटली क्या समझे हो यहाँ पे, अल्टीमेटली क्या समझे यहाँ पे, कार्बन में क्यों 2s to 2p2 ही रह जाता है, क्योंकि 2s से 2p में भेजने से 2s से 2p में भेजने के नाम पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ज़्यादा है, और p के अंदर जाने से जो एक्सचेंज के नाम पे रिलीज हुई, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एक्सचेंज बढ़ा 1 से 3 हो गया तो वो इतनी रिलीज नहीं हुई, ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन 2s में ही रहेगा, 2p2 में नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि कल को नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन तो होता ही 2s2 और 2p3 है, उसमें भेजना नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो इस केस में बाकी केस में जब कंपेयर करेंगे तो इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती ज़रूर है, लेकिन इतनी नहीं है कि हम 2s वाले को 2p में भेज दें, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो नाइट्रोजन में भी होगी, ठीक है। लेकिन वो चीज़ ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई इसको एनर्जी दे के भेजो, यहाँ तो 2s अपना पूरा है, वो तो एक्स्ट्रा चला गया उसमें, हाँ, उसमें जाने से एक्सचेंज ज़्यादा हुआ, एक्सचेंज ज़्यादा होने से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसमें आएगी, ठीक है। तो मेरी बात को समझो, कार्बन 2s to 2p2 ही रहेगा, एक्साइटेशन ज़्यादा है, रिलीज जो है एक्सचेंज के नाम पे वो कम है, यहाँ एक्साइटेशन एनर्जी कम है, रिलीज के नाम पे जो रिलीज होगी वो ज़्यादा है, इसलिए कॉपर और क्रोमियम इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाला जो लेक्चर है, लेक्चर 3, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बहुत अच्छे ढंग से लिखना सिखाया, आप लोगों को उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कारण जो समझाया, नेचुरल तरीके से जो समझाया
वो समझ में आया होगा, ठीक है। कॉपर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आया होगा, कार्बन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेने के बाद अभी भी मेरा थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पे जाके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो एफ ब्लॉक में हाफिल फुलफिल का कैसे फ़र्क पड़ता है, उसमें थोड़ा अलग तरीके से पड़ता है, वो डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जो कैटायन एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो कैसे लिखा जाएगा वो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा बहुत और एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, मतलब आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये लास्ट के जो 2 लेक्चर मैंने बताए हैं, इन 2 लेक्चर को बहुत अच्छे से करो। पिछला वीडियो लेक्चर जो था वो हुन्स रूल, अबव रूल, पॉलीज रूल को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। इस रूल में आपको कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला पार्ट ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और बहुत मस्त चीज़, शॉर्टकट चीज़ आप लोगों को नए वीडियो लेक्चर में, नए लेक्चर में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलो इसको कंटिन्यू करेंगे आगे के वीडियो लेक्चर में। अभी अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा है, और देखते रहो और लोगों के बीच में शेयर करते रहो, ठीक है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर थोड़ा रिलेटिवली मैं कम बताया, कम क्या थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बताता चला गया। यहाँ मैंने चीज़ों को काफ़ी उतना ही दिया कि आपको कम MB खर्च करते हुए आपको प्रॉपर मिले, ज़्यादा मिले, ठीक है। ठीक है, बढ़िया, करिए इसे।